नमस्कार, तेजस्विनी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं ममता चोपड़ा। जीवन में कई बार ऐसे लम्हे आते हैं जब हताशा होती है, जब घोर अंधकार नजर आता है, लेकिन जो ऐसे अंधेरे में भी आशा की किरण ढूंढ लेते हैं, उनके कदम फिर रुकते नहीं हैं और वो दुनिया के सामने पेश करते हैं एक अनोखी मिसाल। हमारी आज की तेजस्विनी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, लेकिन 22 साल की उम्र जब आंखों में अनेक सपने थे, तब एक सड़क हादसे में अपना पैर गंवाना पड़ा। लेकिन वो रुकी नहीं, बल्कि उठ खड़ी हुई और कृत्रिम टांग से ही उन्होंने बैडमिंटन खेलना शुरू किया और सफर यूं तय किया कि वो विश्व चैंपियन बन गई। हमारी आज की तेजस्विनी है पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियन मानसी गिरीश चंद्र जोशी। युवा उम्र में अगर ऐसा हादसा हो जाए कि पैर गंवाना पड़े तो शायद कोई भी व्यक्ति निराश हो जाए, लेकिन मानसी जोशी ने जब 22 साल की उम्र में सड़क हादसे में अपना पैर गंवाया तो परिवार और दोस्तों की हिम्मत और साथ ने उन्हें फिर उठ खड़ा होने और जिंदगी का सिरा थामने के लिए प्रोत्साहित किया। हॉस्पिटल से वापस आने के 4 महीने बाद ही मानसी ने ऑफिस जाना शुरू कर दिया। जिस खेल को वो शौकिया खेलती थी, उसी खेल को लेकर कड़ी मेहनत की। 2014 में पेशेवर खिलाड़ी बन गई। पुलेला गोपीचंद अकेडमी में ट्रेनिंग ली। 2017 में कोरिया में हुई विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। 2019 में BWF पैरा वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत देश का नाम रोशन किया और बैडमिंटन में कड़ी मेहनत से इतिहास में दर्ज कराया अपना नाम। टाइम मैगजीन ने उन्हें नेक्स्ट जनरेशन लीडर्स की सूची में शामिल किया, तो ट्विटर ने जब देश की 10 सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ियों की लिस्ट तैयार की तो उसमें मानसी जोशी भी शामिल थी। बारबी डॉल कंपनी ने मानसी को समर्पित डॉल लॉन्च की। चेंज मेकर, मोटिवेशनल स्पीकर और ब्लॉगर बन अपने उदाहरण से दुनिया को प्रोत्साहित करने वाली पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियन मानसी गिरीश चंद्र जोशी हैं हमारी आज की तेजस्विनी। बहुत बहुत स्वागत है आपका मानसी हमारे इस कार्यक्रम तेजस्विनी में। थैंक यू ममता। मानसी, आपकी गिनती उन लोगों में की जाती है जिन्होंने जिंदगी में जो हालात हुए, जो बदलाव आया, उसको सफलतापूर्वक सामना भी किया और सफल भी रही। शुरुआत में उसी दौर से करना चाहूंगी जब आपने अपनी जिंदगी में बदलाव को स्वीकार किया, क्योंकि हमने देखा है कि स्वीकार करना ही सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। आपके लिए ये कैसे संभव हुआ? तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू इस शो के लिए और मुझे ये शो में मेरा मुझे हिस्सा देने के लिए। 2011 दिसंबर अराउंड 9 इयर्स बैक मेरा रोड एक्सीडेंट हुआ था एंड इंजरी काफी हाई थी, काफी मेजर इंजरी थी। तो अनफॉर्चुनेटली कुछ दिनों बाद मेरा एम्पुटेशन करना पड़ा लेफ्ट लेग का। मैं हॉस्पिटल में थी। मैं तभी 22 साल की थी हॉस्पिटल में और मैं 45 डेज हॉस्पिटल में रही। तो उस दौरान मुझे रियलाइज हुआ कि मतलब काफी नई नई चीजें पता चली, बट एक चीज मुझे रियलाइज हुआ कि जैसे आपने कहा, स्वीकार करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्टेंस इज द की। और मैंने हॉस्पिटल में ही एक्सेप्ट कर लिया था कि दैट इट्स ओके, कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड आई थिंक उसी के वजह से मैं काफी जल्दी बाहर निकल पाई, चीजों को जल्दी एक्सेप्ट कर पाई या फिर बेटर कर पाई। तो आई थिंक मुझे जो सपोर्ट मिला मेरे फैमिली से वो काफी इम्पोर्टेंट था। तो उसके बिना शायद पॉसिबल नहीं होता। आप बैडमिंटन तो बचपन से ही खेलती थी। इस हादसे के बाद आपको ये कब रियलाइज हुआ कि बैडमिंटन के क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकती हैं और पैरा बैडमिंटन में आप अपनी जगह बना सकती हैं? तो मैंने एक्चुअली बैडमिंटन ममता सिर्फ एक रिहैबिलिटेशन के लिए यूज करना शुरू किया। मैं अपने भाई के साथ जब मैं चलना फिरना सीख रही थी, तब मैं मेरे छोटे भाई के साथ, जो खुद एक बैडमिंटन प्लेयर है, हम दोनों बस जाके बैडमिंटन कोर्ट में संडेज को कोर्ट बुक करके खेला करते थे। मैं इंटर कॉर्पोरेट टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करती थी जस्ट फॉर फन, कि चलो आज कुछ नया करते हैं, कुछ सीखते हैं। तो मैं इंटर कॉर्पोरेट टूर्नामेंट्स में मुंबई में पार्टिसिपेट किया करती थी और वहीं पर
like we millennials are social media buffs. I was completely into Facebook around, and this is what I'm talking. मैं 2012 की बात कर रही हूँ, 13, 14, 15 जब Facebook काफी पॉपुलर था, तो मैं अपनी फोटोज अपलोड करती थी. वहीं मुझे नीरज जॉर्ज, जो खुद एक अंतरराष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है और एक एम्प्यूटी है, उन्होंने मुझे बताया पैरा स्पोर्ट्स और पैरा बैडमिंटन के बारे में. एंड आफ्टर दैट मैंने ऑलमोस्ट 6 years पहले 2014 में ही दिसंबर में पहली बार पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट खेली. और आई थिंक उसके बाद मुझे पता चला कि इस क्षेत्र में आगे बढ़ा जा सकता है. ऐसा कोई स्पोर्ट है, पहले ये स्पोर्ट पैरालंपिक्स में नहीं था, जस्ट अभी 2020 में पहली बार ये स्पोर्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है. अच्छा, लेकिन जैसे हम जानते हैं कि आपके फादर वो साइंटिस्ट थे, और ऐसे में घर में माहौल बचपन में कैसा था? क्या पढ़ाई और खेल दोनों पर जोर था, या फिर पढ़ाई को एक प्राथमिकता माना जाता था? आफ्टर ऑल आप भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनी. तो मेरे घर में पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट थी, बट उतना ही इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी थी. और बचपन से ही हम आर्ट क्लास, डांस क्लास, म्यूजिक पार्टिसिपेशन, ड्रामा में पार्टिसिपेशन, ये सब हम करते ही आ रहे हैं. हम सभी बच्चे, मेरे और 2 भाई बहन हैं. एंड सिंस चाइल्डहुड पढ़ाई और एक्स्ट्रा करिकुलर्स में हमें खूब इम्पोर्टेंस दिया है. बिकॉज माई फादर वॉज अ साइंटिस्ट, ही हिमसेल्फ वॉज अ टेनिस प्लेयर. वो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की टीम के लिए खेलते थे, मुंबई के कैप्टन रह चुके हैं कॉर्पोरेट टूर्नामेंट्स में. तो उस हमारे घर में स्पोर्ट्स का काफी माहौल था, पढ़ाई का तो था ही. तो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए स्पोर्ट्स, आर्ट्स, कल्चर, मेरे पिताजी कवि भी है अभी, उनको महाराष्ट्र साहित्य अकादमी से पुरस्कार भी मिला है. तो हमारे घर में कल्चर, आर्ट्स, ये सब का काफी मेल रहा है. और आई थिंक हम सब बच्चों में वो आया है. और हम बैडमिंटन, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं. स्कूल, कॉलेज सबके लिए हमने पार्टिसिपेट. आप तो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक भी बैडमिंटन में खेलती थी जब आप? इनिशियली मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल तक खेलती थी, बट नाउ इट्स डिस्ट्रिक्ट. हाँ, लेकिन चलो मानसी, वापस 2011 की बात करती हूँ. 45 दिन आप हॉस्पिटल में रही, कई सर्जरीज हुई, लेकिन उसके बाद 4 महीने बाद ही आप वापस ऑफिस जाने लगी, आपकी लाइफ नॉर्मल हुई. ये कैसे 4 महीने कैसे बीते थे? कैसे आपने अपने आप को इन 4 महीनों में तैयार किया? ये जर्नी कैसी थी? मैं हॉस्पिटल में, पता उत्तरायण और मकर संक्रांति के दिन मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके घर आई. और वो उसके बाद मैंने सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग ही अपने मन में रखा था कि आई हैव टू जस्ट थिंक पॉजिटिव थॉट्स, क्योंकि ये एक बहुत लाइफ चेंजिंग इवेंट था मेरे लिए. और मुझे पता था कि इससे इम्पैक्ट बहुत हो सकता है. मैंने काफी सेल्फ हेल्प बुक्स रीड की, मैंने दूसरे एम्प्यूटीज या जो डिफिकल्ट सिचुएशन में से गो थ्रू किए हैं उनकी बुक्स पढ़ी. मैंने काफी लोगों से बातचीत की जो ऐसे ऐसे दौर से गुजरे हैं. मेरे एक फ्रेंड है, उसके चाचा मेरे घर आए थे और उन्होंने मुझे समझाया था कि मानसी, जो हो गया वो हो गया, भूल जाओ, ये चोट तो हील हो जाएगी. उन्होंने बताया कि he himself is an amputee and he told me कि it's going to be fine, it's going to be okay, you will just sail through it. तो वो 4 महीने मैं चलना सीखा. कुछ महीनों बाद, हीलिंग होने के कुछ महीनों बाद मैं प्रेस्थेटिक सेंटर जाके चलना सीखा. कठिन रहा, नए इक्विपमेंट में, नए प्रेस्थेटिक लेग में अडेप्ट करना एक जर्नी ही रहा. बट मेरे प्रेस्थेटिस्ट मुंबई में काफी, मतलब बहुत ही हेल्पफुल थे. सारे मेरे फ्रेंड्स, मेरे ऑफिस कलीग्स, मैं ऑफिस से वर्क फ्रॉम होम ही करती थी. वो टाइम मैंने वर्क फ्रॉम होम, जब भी मैं चाहूँ मैं वर्क फ्रॉम होम ले लेती थी. दिस इज 2012 आई एम टॉकिंग अबाउट, जब वर्क फ्रॉम होम इतना पॉपुलर नहीं हुआ करता था. तभी भी मैं ऑफिस से वर्क फ्रॉम होम लेकर अपने सर्जरी का देखभाल करना या फिर प्रेस्थेटिक लेग से चलना सीखना, वो सारे अपॉइंटमेंट्स में चली जाया करती थी. तो मुझे मेरा प्रोजेक्ट काफी सपोर्टिव था, मेरे कलीग्स काफी सपोर्टिव थे. तो आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ देम दैट आई हैव बीन एबल टू सेल थ्रू. मैं बस ये कहना चाहती हूँ जो सुन रहे हैं कि
ये जर्नी डिफिकल्ट होती है, एक इतना बड़ा इंसिडेंट हो जाना, इतना बड़ा लॉस होना, एंड देन वापस आके उसमें से निकलना काफी डिफिकल्ट होता है, बट सपोर्ट तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. विदाउट सपोर्ट ये पॉसिबल नहीं होता. तो सपोर्ट ऑफ सभी को ऐसे हालात में जो भी अगर कोई व्यक्ति आता है तो उनके दोस्तों को, परिवार वालों को उनका उत्साह, ढाढ़स बंधाना बहुत जरूरी है. लेकिन जब आपका एक्सीडेंट हुआ था मानसी, उस वक्त रॉन्ग साइड से एक ट्रक आ रहा था. नियमों की अवहेलना किसी के लिए कितनी भारी पड़ सकती है, लेकिन साथ ही एक्सीडेंट विक्टिम्स को हेल्प लोग करें, इस बात का मैसेज भी लगातार दिया जाता है. आपको भी क्या ये महसूस हुआ कि सही वक्त पर सही हेल्प मिल जाने से एक्सीडेंट विक्टिम्स की कितनी हेल्प हो जाती है? एग्जैक्टली. आई मीन दैट इज सो इम्पोर्टेंट. मेरा जब एक्सीडेंट हुआ तब ट्रैफिक सिग्नल्स भी काम नहीं कर रहे थे. तो जब प्रशासन इसमें इन्वॉल्व है, जब ट्रैफिक सिग्नल्स, रूल्स फॉलो करना, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है. अगर ये नहीं होता तो इट कैन कॉस्ट लाइव्स. फॉर मी इट कॉस्ट माय लेग. एंड लोगों की मदद करना आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मुझे जिन लोगों ने मदद की मैं आज भी उन्हें याद करती हूँ. मुझे याद है स्वर्णिमा, जो मेरे पीछे ही जो बस थी 521 नंबर की, वो बस में से उतर के वो मुझे हेल्प करने आई थी. एंड शी वाज द वन, she stayed till the last, till I was in the hospital. So I think I remember her. I remember all the people who supported me. मुझे एक अंकल जो वहां पर झोपड़पट्टी में रहते थे, मानखुर्द के झोपड़पट्टी में, वो अपनी घर से लुंगी लेके आए ताकि I don't sit on the surface of the road. वो they lifted me and put me on a cleaner surface, a better surface. So I think I remember them. And मैं जानती हूँ कि इतनी बड़ी इंजरी किसी को देखना काफी ट्रॉमेटिक हो सकता है, पर मैं ये भी जानती हूँ कि उनकी मदद करना बहुत इम्पोर्टेंट है. अगर आप किसी जो भी सुन रहे हैं, अगर आप किसी को देखते हैं जिनका एक्सीडेंट हुआ है, जिनका रोड ट्रैफिक, आप जाके प्लीज मदद कीजिए, क्योंकि कभी कभी एम्बुलेंस उतना तेजी से नहीं पहुंच पाती जितना तेजी से जो वहां पर फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स है वो है. एंड इसी में मैं पुलिस, ट्रैफिक, स्पेशली ट्रैफिक पुलिस, या फिर सारे जो लोग हैं, जो आई थिंक एवरीबडी शुड नो हाउ टू ट्रीट एन इमरजेंसी. आपको पता चलना होना चाहिए कि फ्रैक्चर्स कैसे डील करना है, पीआर कैसे देना है. एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट एड की जो स्किल्स हैं वो सबको आनी चाहिए, ताकि ऐसा कोई भी इमरजेंसी अगर आए तो लोग एक दूसरे की सही तरीके से सहायता कर सके. लेकिन मानसी, आपके बैडमिंटन के ऊपर आती हूँ. प्रोस्थेटिक लेग के साथ, यानी कृत्रिम टांग के साथ चलना, अपनी दिनचर्या को आगे बढ़ाना एक बात है, लेकिन उसके साथ बैडमिंटन को खेलना और इस स्तर तक खेलना कि विश्व चैंपियन बन जाना, ये स्ट्रगल कैसी रही? क्योंकि इसमें फिटनेस भी इन्वॉल्व है, इसमें प्रैक्टिस भी इन्वॉल्व है, इसमें बैडमिंटन की स्किल को भी बढ़ाना इन्वॉल्व है. करेक्ट. तो प्रोस्थेटिक लेग से खेलना, आजकल प्रोस्थेटिक लेग जो है वो अभी तक इन्वेंशंस अगर आप देखें तो सिर्फ फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए हुआ है. अगर आप लेग देखें तो आप जस्ट यू लर्न हाउ टू वॉक अहेड. वॉकिंग इज अ फॉरवर्ड मूविंग थिंग. वैसे ही रनिंग, ये सब के लिए प्रोस्थेटिक डिजाइन है. बट बैडमिंटन एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें आपको साइडवेज भी मूव करना है, बैकवर्ड्स भी मूव करना है. तो उसके लिए प्रोस्थेटिक्स जो है वो उतना बेस्ट वे में काम नहीं करते हैं, उसमें इंजरीज होने का चांसेस बढ़ता है. तो उस कंडीशन में बैडमिंटन प्रोस्थेटिक लेग से खेलना इट्स अ बिग डील. मेजरली मुझे बहुत सपोर्ट मिला है मेरे प्रोस्थेटिस्ट का, प्लस फिजियोथेरेपिस्ट और ट्रेनर्स का, जिन्होंने मेक श्योर किया कि मैं अपने आप को इस तरह से कंडीशन करूं कि मैं बैकवर्ड मूवमेंट्स में, मतलब सारी मूवमेंट्स में मैं अपने मसल्स के ऊपर ज्यादा कंट्रोल करूं. दूसरा है कि स्पोर्ट्स प्रोस्थेटिक जो है वो कंप्लीटली डिफरेंट है फ्रॉम वॉकिंग प्रोस्थेटिक्स, एंड दे आर truly really expensive. तो उनका भी जो इनोवेशन है वो काफी it's like टेक्नोलॉजी का जो बर्थ हुआ है या इन्वेंशंस है, वो इतनी मदद करते हैं कि आज आप सभी लोगों को, आप अगर ऑस्कर पिस्टोरियस को जानते होंगे, ऑफ कोर्स ही इज नाउ फेमस फ्रॉम मल्टीपल रीजंस, बट देन इन्होंने जो चेंज किया है टू कम्पीट विद एबल बॉडीड पीपल, उन्होंने 2012 लंदन ओलंपिक्स में उन्होंने 200 मीटर्स में पार्टिसिपेशन किया था विद एबल बॉडीड एथलीट्स. एंड दिस इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट, कि
इंडस्ट्री इतनी आगे पहुंच गई है, इनोवेशन इतने आगे पहुंच गए हैं कि आप वो सब कर सकते हैं जो आम इंसान कर सकता है विद साइंस। आई थिंक बैडमिंटन एक ऐसा स्पोर्ट है जिसके लिए मैं भी चाहती हूँ कि और इनोवेशन हो, हमारी प्रेस्थेटिक लेग्स इस तरह बने जो बैडमिंटन खेलने में और मददगार रहे हमारे साथ। और मैं प्रेस्थेटिक कंपनीज के साथ भी ये इश्यूज मैंने उनको रेज किए हैं कि भाई हाँ ये आप कीजिए, का इनोवेशन भी अभी है, लोग खेल रहे हैं तो आप इसको भी इनोवेट कीजिए। आई एम श्योर इन ज़रूरतों, क्योंकि जैसे जैसे ज़रूरतें सामने आती हैं वैसे वैसे इन्वेंशंस भी आगे बढ़ती हैं। आई एम श्योर आने वाले वक्त में आपके लिए और बेटर इनोवेशंस आपकी हेल्प कर सकती हैं। लेकिन आपके बैडमिंटन की जर्नी में पुलेला गोपीचंद अकेडमी का कितना योगदान रहा, कब कैसे आप पुलेला जी के साथ जुड़ी? क्योंकि हम जानते हैं पीवी सिंधु, साइना नेहवाल जैसे नाम तो उनके साथ जुड़े ही हैं, लेकिन आपने भी उनके साथ ट्रेनिंग की। गोपी सर इज अ लेजेंड, ठीक है। उन्होंने वो कोच इंडिया के सबसे सक्सेसफुल कोच रहे हैं पैरा बैडमिंटन। उन्होंने ट्रेनिंग अभी उन्होंने मुझसे, फिर एक सुगेल, काफी लोग हैं जो सर के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। और मैं भी उनको 2018 में मेरे ऑफिस में ही वो आए थे और वहां मैं उनसे मिली और मैंने उन्हें रिक्वेस्ट किया कि कैन आई कम एंड ट्रेन विथ यू, एंड ही सेड यस मानसी, यू आर मोर देन वेलकम। 2018 के एशियन गेम्स के लिए ट्रेनिंग करने में वहां चली गई हैदराबाद से, तब से मैं वहीं हूँ। अकेडमी में पैरा स्पोर्ट्स के लिए काफी मतलब एक सोच है जहां पर वो चाहते हैं कि और आगे लोग आए, पैरा स्पोर्ट्स में खेले। अभी नई अकेडमी का कंस्ट्रक्शन हो रहा है जो कम्प्लीटली डिसेबल फ्रेंडली बनने वाली है। एंड हमारे मतलब गोपी सर, राजेंद्र सर, हैरी कोच, फिर राजू जो हमारे ट्रेनर है, उन्होंने काफी मेहनत किया, काफी मतलब बहुत, उनके वजह से ही मैं आज यहाँ पर हूँ। वो हमारे मैच के लाइक राजेंद्र सर, गोपी सर, वो हमारे मैच के वीडियोस देखते थे, मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, क्योंकि वो लोग इंटरनेशनल टूर्नामेंट में हमारे साथ अभी तक आए नहीं है, तो क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए वो सब मैच वीडियो से उनको मिलता था। मैं भी अपने इनपुट्स देती थी कि मुझे इस तरह के शॉट्स में और इम्प्रूवमेंट चाहिए। उन्होंने मेरे हैंड स्किल्स, जो हम डिसेप्शन कहेंगे, हैंड स्किल्स में मुझे बहुत ही, मेरा कंप्लीट चेंज हो गया। प्लस मेरी जो मूवमेंट है उसके लिए भी मुझे वहां पर बहुत ही सपोर्ट मिला है, काफी क्विक मूवमेंट करने के लिए, क्योंकि बैडमिंटन एक एजिलिटी वाला स्पोर्ट है, आपको क्विक करनी है फ्रंट एंड बैक। तो हमारा जो स्पोर्ट है वो हाफ कोर्ट में ही खेला जाता है बिकॉज ऑफ डिसेबिलिटी, और हाफ कोर्ट में जो मूवमेंट है फ्रंट एंड बैक वो करते रहना, उसमें न थकना, और उसमें थक गए तो कैसे रिलीज करना, वो सब मुझे वहां पर एकेडमी में यानी आपको बहुत हेल्प हुई उस एकेडमी में उनके अंडर ट्रेनिंग लेकर। हाँ, प्लस मेरे स्पोर्ट्स प्रेस्टिटिस्ट जो थे वो भी हैदराबाद में ही थे, तो वो भी मेरे ट्रेनिंग सेंटर आ जाया करते थे। कुछ चेंज करना हो तुरंत वहां पर स्क्रू इधर उधर घुमाया और मेरा वो चेंज हो गया, तो उससे मुझे काफी सपोर्ट मिला, हेल्प बहुत हुई उन सब से। लेकिन आपके मैचेस के बारे में भी हमें जरूर बताइए, खासतौर पर जब आपने वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल लिया, उसके बाद गोल्ड मेडल वाले मैच से शुरुआत करें अगर, तो वो मैच कैसा था? क्योंकि आपके ओपोनेंट जो थी उनसे आप कभी नहीं जीती थी, लेकिन वर्ल्ड चैंपियनशिप के मैच में आपने उन्हें हरा दिया, और वो भी जबरदस्त पॉइंट्स के साथ। तो मैंने खेला पारुल दीदी के साथ, जो इंडिया की ही प्लेयर है। शी इज वर्ल्ड नंबर 1, शी इज मल्टीपल टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन, एंड मैं उनको देखकर ही आगे बढ़ी हूँ। मतलब वो ये स्पोर्ट्स में काफी सालों से है और वो हमेशा वर्ल्ड चैंपियन रहे, अभी भी वो वर्ल्ड नंबर 1 है, मैं अभी वर्ल्ड नंबर 2 हूँ। तो उतना मतलब वो, और हमेशा से यू ट्रेन सो हार्ड दैट यू बिकम एन ओपोनेंट विथ योर रोल मॉडल। स्पोर्ट्स में हम वही देखते हैं, मेरे साथ वैसा ही हुआ। तो मैं कभी भी पारुल दीदी से नहीं जीती थी, बट मैंने काफी मेहनत की, क्योंकि हम में काफी डिफरेंस था। उनकी डिसेबिलिटी और मेरी डिसेबिलिटी में डिफरेंस है, उनके गेम स्टाइल और मेरी गेम स्टाइल काफी डिफरेंट है। और हमारे कोचेस ने मेरी गेम देखी और मुझे बोला तुमको ये 4 पॉइंट्स में इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, यही हम करेंगे। तो वर्ल्ड चैंपियनशिप के पहले हमने सिर्फ वही ट्राई किया कि सर्विस में एक अलग वे में इम्प्रूवमेंट करे। मूवमेंट में मेरी काफी इम्प्रूवमेंट हो चुकी थी, और थोड़े जो शॉट्स है वो मैंने काफी चेंज कर लिए थे मेरे। तो अगर आप स्कोर देखेंगे तो 21-12, 21-7 का स्कोर रहा, जो मैं हमेशा हारती थी उसमें मैंने काफी स्कोर का डिफरेंस रखा। तो आई थिंक
मेरे लिए वो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि आप व्हेन यू लुक अप टू समवन, आप उनके साथ खेलते हो एंड आप उनके अगेंस्ट जीतते हो, तो एक बहुत ही आपको एक you feel so gratified, like you have so much gratitude for them. मानसी, आपने एक वो जिंदगी भी जी है जब आप दोनों टांगों से दौड़ती थी, भागती थी, एक जिंदगी जी रही थी, और उसके बाद जब आपका एक पैर चला गया तो आपने इस जिंदगी के साथ भी सामंजस्य बिठाया, एडजस्ट किया। अब ऐसे जो लोग इस तरह के हादसों से गुजरते हैं, जिनको अपनी जिंदगी में ऐसे हालात भी देखने पड़ते हैं, इस तरीके से बदलाव के साथ एडजस्ट करना पड़ता है, ऐसा क्या किया जाना चाहिए आपकी नजर में जो सशक्त कर सके हमारे इन सभी लोगों को जो ऐसे हालात से जूझ रहे हैं? आई थिंक डिसेबिलिटी जो है उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल लोगों का मानना कि डिसेबिलिटी इज अ रॉन्ग वर्ड, वो ये गलत नहीं है। डिसेबिलिटी इज एम्पावरिंग इन इटसेल्फ। अगर कल मुझे कोई डिफरेंट नाम नहीं चाहिए डिसेबिलिटी में, मुझे बस चाहिए कि मुझे इक्वालिटी मिले, मुझे सशक्तिकरण जो मिलेगा वो मुझे सुगम्य भारत अभियान से मिलता है। आई वांट मोर एक्सेसिबल इंडिया। आई वांट मुझे अपने ऑफिस पहुंचने के लिए टैक्सी में नहीं जाना, मुझे अपने ही ऑफिस पहुंचने के लिए सामान्य लोगों की तरह मुंबई की ही लोकल ट्रेन में जाना है, मुझे सामान्य लोगों की तरह अपने नॉर्मल बस में जाना है, और मुझे एक्सेसिबिलिटी चाहिए उसके लिए। मुझे एक ऐसा व्यवहार चाहिए लोगों में जो इंडिया को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए, और उसके लिए हमें जो चाहिए वो है फंड्स इंडिया को और एक्सेसिबल करने के लिए। कहाँ है वो फंड? आई मीन मैं कहना चाहूंगी कि वो फंड्स हमारे रेलवे स्टेशन आज एक्सेसिबल हो रहे हैं, हमारी मेट्रो एक्सेसिबल है, बट हमारे पुराने बिल्डिंग्स भी हमें एक्सेसिबल चाहिए ताकि हम हर जगह पहुंच सके। एंड एक्सेसिबिलिटी, मैं ये नहीं कहूंगी कि आप रैंप लगा दो तो एक्सेसिबल हो गया। वी वांट यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी। एक एटीट्यूड में चेंज भी चाहिए लोगों में कि वो इक्वल एटीट्यूड, इक्वालिटी रखे। जब हम वुमेन्स राइट्स की बात करते हैं, कितने साल लग गए हमें बोलने के लिए कि मेन एंड वुमेन आर इक्वल, हमें सेम पे चाहिए, हमें सेम हक चाहिए। बट आई थिंक डिसेबिलिटी भी वैसे ही है, डिसेबिलिटी में भी हमें सेम हक चाहिए। मुझे आप अगर सेम जॉब पे अगर कम सैलरी दोगे तो मुझे नहीं चलेगा, बिकॉज आई एम इंटेलिजेंट, मैंने अपना ग्रेजुएशन किया। अगर मैं सॉफ्टवेयर में मुझे अगर कम सैलरी देंगे, आई वोंट एक्सेप्ट इट, क्योंकि मैं सेम काम कर रही हूँ। तो आई थिंक वो चेंज चाहिए एक एटीट्यूड में कि बस एक जॉब दे दिया डिसेबल्ड पर्सन को, नहीं, वी नीड मोर जॉब्स। ये जो 4% रिजर्वेशन अभी गवर्नमेंट ने डाला है, वी नीड मोर पीपल अप्लाइंग फॉर दैट, फिलिंग अप दोस रिजर्वेशंस एंड पीपल बीइंग एम्पावर्ड। अच्छा, आपको टाइम मैगजीन ने नेक्स्ट जनरेशन लीडर्स की लिस्ट में शामिल किया, और आप पहली भारतीय खिलाड़ी हैं जो इस तरह की एक सूची में जिनको जगह मिल पाई है, वो भी एबल बॉडीड लोगों के साथ आपको इस लिस्ट में जगह मिली। कितना इंपॉर्टेंट रहा ये एक उपलब्धि आपके लिए, कितनी महत्वपूर्ण रही? नेक्स्ट जनरेशन लीडर्स में आना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है मेरे लिए, डिसेबिलिटी कम्युनिटी के लिए, और उन सभी लोगों के लिए जो सोचते हैं कि हम नहीं कर सकते। तो आई थिंक दिस प्रूव्स, और you know, like I made it to the Asia ka cover, and being first Indian athlete to make in next generation athlete, it's very important, because what I have been doing is कि मैंने issues raise किए हैं, जो issues people with disabilities, usually amputees अब तक के उनको जो affect होते हैं, I have been trying to raise these issues, expensive prosthetic, GST on prosthetic equipments. I think ये सारे issues अभी भी है, and I think more and more people should be talking about it. And right, तो यानी स्पेशली एबल लोगों के लिए आप जो भी उनसे जुड़े मुद्दे हैं उन्हें बहुत मुखरता से विभिन्न मंचों पर उठाती रही हैं। लेकिन यहाँ पर मानसी, आपसे कुछ छोटे छोटे सवाल पूछूंगी, उनके छोटे जवाब आपसे लेना चाहूंगी। अगर आपको थैंक्स बोलना हो अब परिवार और दोस्तों से हटकर, किसे बोलना चाहेंगी? I think मैं सभी डॉक्टर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, सभी लोगों, डॉक्टर्स, नर्सेस, हेल्थ केयर वर्कर्स, सभी को मैं एक थैंक यू बोलना चाहूंगी, क्योंकि ये कोविड-19 की महामारी के टाइम हमें पता चला कि उनका काम कितना इम्पोर्टेंट है। मेरा जब एक्सीडेंट हुआ तब मेरे ही डॉक्टर्स ने मेक श्योर किया आई सर्वाइव, उन्होंने मेक श्योर किया कि आई रिकवर क्विकली, एंड आई थिंक उनके सेल्फलेस काम के वजह से कितने लोग
कितनी सारी मुसीबतों का सामना करते हैं, एंड आई थिंक हमारे डॉक्टर्स एंड नर्सेस. So you would like to say thanks to them. All right. आपके डेली रूटीन का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा क्या होता है? करंटली अभी वर्कआउट्स है, एज एथलीट वर्कआउट है. अदरवाइज जस्ट गेटिंग अप इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट. ओके. अगर आपको दुनिया में कुछ बदलना हो अब, तो आप क्या बदलना चाहेंगी? मैं समाज की सोच बदलना चाहूंगी इसमें, जो मानते हैं कि डिसेबल्ड होना एक गुनाह है या फिर बहुत ही टफ है. मैं बस बदलना चाहूंगी. अच्छा, आप रिलैक्स करने के लिए क्या कुछ करती हैं मानसी, बैडमिंटन खेलने के अलावा? आई ट्रैवल, आई डू गार्डनिंग, और मैं पढ़ती हूँ. लाइक आई कीप अपडेटेड विद द न्यूज़, और रीडिंग इज माय हॉबी. और अंत में, दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन, दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगी? मैं सभी लोगों को यही बोलना चाहूंगी कि sometimes we can't do anything about anything. Maybe sometimes you lose a loved one, sometimes you have a horrible breakup, कोई एग्जाम में फेल होता है, या फिर ये सारी ये बस एक 2 पल की, ये हमें 2 पल के लिए दुखी जरूर करता है, पर इससे हताश होना या इसे अपने लाइफ का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा मानना वो बिल्कुल भी राइट नहीं. क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे हाथों में बहुत पावर है. We all are powerful beyond measure. हम सब चीजों को डील कर सकते हैं, and all we need to do is just give ourselves some time. यानी पासिंग फेज होता है लाइफ का, और हम सब में हिम्मत है कि हम उसको फेस कर सकें. कुछ भी असंभव नहीं है जिंदगी में, बस हिम्मत बनाए रखनी बहुत जरूरी है. एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगी चलते चलते, अब आपका लक्ष्य क्या है जिंदगी में? मुझे पैरालंपिक्स 2021 में पार्टिसिपेट करके मेडल लाना है. और ये तो मेरे को लगता है कि हर देशवासी भी आपको इसकी शुभकामनाएं जरूर देगा कि आप जरूर पैरालंपिक्स में जाएं और जरूर वहां से जीत कर वापस आए. बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको मानसी. तेजस्विनी कार्यक्रम में आज बस इतना ही. आपके ईमेल्स हमें लगातार मिलते रहते हैं और हमारा उत्साहवर्धन भी करते रहते हैं. आज के इस एपिसोड को लेकर भी आपकी जो भी प्रतिक्रियाएं हैं हमारे साथ जरूर साझा करें. हम सबके जीवन में कोई ना कोई ऐसा मोड़ तो आता ही है, और ऐसे मोड़ पे जब हम भी हताश होते हैं, इसी तरह के प्रेरणादायक साक्षात्कार हैं जो हमारे हौसले बुलंद कर सकते हैं. तो अपने प्रतिक्रियाएं, अपने रिस्पॉन्स, अपने रिएक्शंस हमारे साथ जरूर साझा करिए. ईमेल याद है ना, tejaswini.ednews@gmail.com. तो अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक और तेजस्विनी के साथ. नमस्कार. इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, और वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत.